वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी मंत्रा। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, पंकज मटपाल, अचिन गोयल मेरे आज के मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। और अब बारी आती है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कराने की, यानी आपके सवालों के जवाब देने की। और चलिए शुरुआत करेंगे अचिन से। अचिन, मेरे साथ अक्षय है तो नहीं, लेकिन इनका सवाल मेरे पास है और इनका सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अक्सर जिसको लेकर हम लोगों को सलाह देते रहते हैं कि एटलीस्ट जब भी आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करें, जब अपने लक्ष्यों को तय करें ना, तो अपने महंगाई का आकलन करना ना भूलें। जो भी आपने लक्ष्य अपने लिए तय किया है, जो भी कॉर्पस आप इकट्ठा करना चाहते हैं, जितने भी साल के बाद, आप एक बार महंगाई को उसमें काउंट कर लें, कैलकुलेट कर लें। तो अब अक्षय जो है वो ये कह रहे हैं कि लक्ष्य को हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए किस तरह से महंगाई को काउंट इन करना चाहिए। अचिन, क्या इसका कोई फॉर्मूला है? कविता जी, देखिए क्या होता है, हम महंगाई को देखते हैं तो इन्फ्लेशन के नाम से जाना जाता है। हाँ। और फिगर्स आती रहती हैं, इन्फ्लेशन कितना हो गया है, कितना चल रहा है, बहुत सारे जरिए हैं पता लगाने के। बट क्या वो मेरे गोल से रिलेटेड है, उसका कहना हल्का सा मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पे हल्का सा डिफरेंस होता है। जैसे हमारे गोल होते हैं कि पढ़ाई एक गोल है, मुझे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा जमा करना है, पर पढ़ाई का कोई इन्फ्लेशन रेट शायद आपको नहीं मिलेगा। हम बोलते हैं कि मुझे शादी के लिए अपने बच्चों के लिए पैसे जमा करने हैं, मुझे रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस जमा करना है। तो एक आइडिया होता है कि करंट इन्फ्लेशन रेट क्या है। हम मान के चलते हैं, फॉर एग्जांपल अभी इन्फ्लेशन रेट 6% का है। पर अगर मुझे अपने गोल के लिए प्लानिंग करनी है, तो हमें एक एग्रेसिव अप्रोच लेनी चाहिए कि कल को अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा भी हुआ, तो मेरे पास जो रकम जमा होगी उस समय पे वो कम नहीं पड़नी चाहिए। तो एक अप्रोच ज़रूरी है। तो महँगाई निर्धारित करने के लिए हम लोग सपोज़ 6% 7% एक लेके चलते हैं। हालाँकि आज की डेट में इन्फ्लेशन लो है, बट फिर भी मैं जब प्लानिंग करता हूँ तो मैं एडवाइस करता हूँ हमें एग्रेसिव अप्रोच लेनी चाहिए और हमें 7-1% का इन्फ्लेशन लेके चलना चाहिए। और उसका मतलब ये है कि अगर आज कोई चीज़ ₹100 की है, तो एक सिंपल सा रूल है कि 5 साल के बाद अगर 7% का इन्फ्लेशन है, हाँ। तो उसमें 1.4 का फैक्टर लग जाएगा, मतलब ₹140 की हो जाएगी। दैट ओके। मीन्स कि अगर मैं पढ़ाई के लिए आज गोल निर्धारित कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, हाँ। तो 5 साल के बाद 14 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। ओके। ओके। और 10 साल में ये फैक्टर तकरीबन दुगना हो जाता है। ये मैं बिल्कुल। 7% से बात करूँ कविता जी। तो 10 बिल्कुल। साल के बाद अगर मेरे को एजुकेशन के लिए प्लान करना है और हाँ। 10 साल की आज की डेट में रकम है, तो हाँ। मुझे 20 लाख रुपए की रकम जो है जमा करनी पड़ेगी। हाँ। क्योंकि तकरीबन उस समय जब पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपए की वैल्यू हो जाएगी। बिल्कुल। और यही चीज़ 20 की बात, क्योंकि हम एडवांस में प्लानिंग करते हैं। आज हमने बोला गर्ल चाइल्ड डे है, तो हम लोग शायद बच्चों के पैदा होते हैं, उनकी पढ़ाई की तैयारी करते हैं, तो हमारे पास 20 साल का भी हॉराइज़न होता है। हाँ। और वहाँ पे तकरीबन हम मानते हैं 4 गुना का फैक्टर लग जाता है, हम्म। 7% से। तो मुझे आज 10 लाख की तैयारी नहीं करनी है। जब हमारे बच्चे बड़े होंगे, 20 साल के होंगे और उनको हायर एजुकेशन के लिए लगेगी पढ़ाई, तब हमें 40 लाख रुपए तक की तैयारी करनी पड़ेगी। चलिए, तो इस तरह से आप महंगाई को गिनेंगे और अपने तमाम लक्ष्यों में आप महंगाई को काउंट करके ही वो लक्ष्य तय करेंगे, क्योंकि आपके जो गोल्स हैं वो लंबी अवधि के हैं, लॉन्गर ड्यूरेशन के हैं, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन बहुत लंबा है। तो इसीलिए आपको महंगाई को फैक्टर इन करके ही अपने लक्ष्यों को तय करना चाहिए, उसी के मुताबिक अपनी निवेश की रणनीति अपनानी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। पंकज जी, अगला सवाल आपके लिए है और आशीष का सवाल मैं लूंगी। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इनको ना केवल 1 साल के लिए पैसे निवेश करने हैं और 10 लाख रुपए इनको डालने हैं। देखिए, अब पूछ रहे हैं कि 1 साल के लिए 10 लाख रुपए कहां और कैसे निवेश करें। बिल्कुल। देखिए, 1 साल का वक्त मैं थोड़ा सा इसमें और जोड़ दूं कि कई बार निवेशक पास रिटर्न्स को देखते हुए बहुत पूछ रहे हैं या ऐसा मन बना रहे हैं हाँ। कि हम बड़ा पैसा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर दें। हाँ। तो अगर इनके मन में ऐसा कुछ हो तो मेरी सलाह ये होगी कि अब मार्केट बहुत ऊपर जा चुका है। बिल्कुल। 1 साल के नजरिए से बिल्कुल भी आप इक्विटी मार्केट में ऐसे में निवेश ना करें, या तो लंबी अवधि का आपका नजरिया हो और एसआईपी एसटीपी के जरिए निवेश करें आप। पर 1 साल के लिए इक्विटी सेविंग्स फंड एक कैटेगरी हो सकती है म्यूचुअल फंड की, आप एफडी के अलावा जिसे कंसिडर कर सकते हैं। या तो क्या आप 1 साल के कैटेगरी लिए है ये और एफडी कैसे में काम पैसा रख करती है दीजिए। पंकज जी? इक्विटी सेविंग्स फंड भी एक हाइब्रिड फंड है, जहां पर आपका थोड़ा सा एलोकेशन इक्विटी में होता है, ये 5% से 25% के आसपास, और बाकी जो होता है डेट और आर्बिट्राज में होता है। तो यहां पर आर्बिट्राज को इंक्लूड किया गया है इस कैटेगरी में। तो इस हिसाब से अगेन
अगर आप 1 साल का टाइम पूरा कर लेंगे, उसके बाद रिडीम करेंगे, तो आपको इक्विटी का टैक्सेशन मिल जाएगा। 1 साल से पहले करेंगे तो भी इक्विटी का टैक्सेशन मिलेगा, और इस हिसाब से आप थोड़ा सा रिटर्न्स, क्योंकि इक्विटी थोड़ा सा यहां पर एलोकेशन रहेगा, तो वो आपको फायदा मिलेगा। तो ये फंड, मैं ये कैटेगरी के फंड आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 1 साल के नजरिए से इस तरह की फंड्स में, इस कैटेगरी में निवेश तो इनकी जो राशि है वो तो 10 लाख रुपए है, तो एक साथ डाल दें? हाँ, क्योंकि इसमें आपको मतलब बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी नहीं। आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर 10 लाख है तो आप 5 लाख की एफडी कर लीजिए। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप डेट फंड में निवेश कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली 1 साल के हिसाब से अगर डेट में आप कर रहे हैं तो यहां पर डेट फंड्स में भी बहुत ज्यादा रिटर्न्स की आप उम्मीद नहीं कर सकते। और दूसरा एक और भी चीज है कि टैक्स के हिसाब से भी या तो 3 साल या उससे ऊपर करें तो आपको एफडी के मुकाबले में टैक्स एफिशिएंट हो जाते हैं डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। बट 1 साल के हिसाब से वो फायदा भी आपको नहीं है। तो यहां पर इक्विटी सेविंग्स फंड में थोड़ा एलोकेट कर ले और थोड़ा आप एक साल वाली एफडी में कर ले, तो रिटर्न्स बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे, पर यही एक चॉइस आपके पास में होगी जो बेहतर रहेगा। फंड्स के नाम और कुछ रिटर्न्स का अंदाजा आप दे पाएंगे? हाँ, आप एक्सेस इक्विटी सेवर्स और साथ ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी सेविंग्स फंड, इनमें आप निवेश कर सकते हैं। कोटक इक्विटी सेविंग फंड में भी आप कंसिडर कर सकते हैं। और रिटर्न्स का जहां तक सवाल है 1 साल के नजरिए से, तो यहां पर फिर भी मैं ये कहूंगा अगर सब कुछ ठीक रहता है, इक्विटी मार्केट ठीक परफॉर्म करता है, तो 8% के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अश्विन, आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सवाल है। मनी मंत्रा की अच्छी बात यहाँ पर यह है कि निवेशक किस भी एज में हो और किसी भी तरह के इनकम ब्रैकेट में हो, हम उनको सलाह देते हैं और तरह तरह के सवाल आते हैं। 20 साल के हमारे ये शख्स हैं नील अश्विन, और ये कह रहे हैं कि क्या इस उम्र में मेरे पास एक डेट फंड पोर्टफोलियो में होना चाहिए, और डेट निवेश की शुरुआत हमें किस उम्र में करनी चाहिए? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। हाँ। पहले तो 20 साल में वो निवेश करने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल, और जहाँ पे सब लोग इक्विटी मार्केट की बात करते हैं वहाँ पे नील जो है 20 साल में डेट की बात कर रहे हैं। हाँ। तो सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा नील आपको इस सवाल के लिए। और देखिए, कोई यार्ड स्टिक नहीं है कि जो है सबका डेट में होना चाहिए, सबका नहीं होना चाहिए, या क्या सही उम्र है डेट में। हम बोलते हैं कि हमारी अप्रोच ऑफ इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है कि हमारी रिस्क लेने की कितनी क्षमता है, नंबर 1। हमारा जो गोल का होराइजन है वो कितना बड़ा है, नंबर 2। और तीसरा, क्या हमारी फैमिलियरिटी कितनी है। कभी कभी मैं बोलता हूँ कि डेट में, जैसे हमने पिछली बार में देखा है, कुछ बुरे केसेस में हमने देखे हैं जहाँ पे फ्रैंकलिन की डेट स्कीम थी और डेट में लोगों का पैसा भी अटक गया। तो ऐसा नहीं है डेट स्कीम रिस्की नहीं है। कभी कभी डेट इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे निवेश करते हैं वहाँ पे डिफॉल्ट होने का भी डर रहता है। तो जैसे इक्विटी में रिस्क है, डेट में भी थोड़ा रिस्क रहता है। बट वापस आपके सवाल पे आते हुए कि डेट में निवेश करने की सही उम्र क्या है, तो अगेन ये उम्र से ज्यादा आपका जो लक्ष्य है, आप किस लक्ष्य लेके निवेश कर लें, उसके लिए ज्यादा जरूरी है कि डेट में जाएगा या नहीं जाएगा। अगर आप 1-1.5 साल के लक्ष्य से कहीं पे निवेश कर रहे हैं, तो जैसे पंकज जी ने बताया कि आपका शायद एक मेजर कंट्रीब्यूशन डेट में जाना चाहिए, क्योंकि उसमें हम बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं ले सकते हैं। सिमिलरली अगर आपका होराइजन लंबा है, हम किसी लक्ष्य के लिए एक्यूमुलेट कर रहे हैं कॉर्पस और वो 5 साल का या 10 साल का है, तो डेफिनेटली हमें उसमें इक्विटी का कंपोनेंट बढ़ाना चाहिए। और डेट में भी क्या होता है कि डेट हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है। हम जितना इजी बोलते हैं डेट को, डेट में शॉर्ट टर्म डेट होता है, लॉन्ग टर्म होता है, मीडियम टर्म डेट होता है, ड्यूरेशन एक कॉन्सेप्ट होता है, मैकॉलीज ड्यूरेशन, जो रिलेट करता है कि डेट का जो एनएवी है या जो ग्रोथ है वो कितने से बढ़ेगा अगर मेरा इंटरेस्ट रेट कम होगा। तो अब हमें थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं कविता कि क्या आने वाले समय में हमें इंटरेस्ट रेट कम होता हुआ दिख रहा है, या हमें लग रहा है यहाँ से फ्लैट रहेगा और धीरे धीरे बढ़ेगा। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि यहाँ पे अभी शायद इंटरेस्ट रेट कम होने की संभावना हल्की सी कम है। तो जो लोग डेट में हैं अभी, हम लोगों को शायद एक लॉन्ग टर्म डेट से निकल के कहीं ना कहीं हम लोगों को एक शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म डेट में आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर इंटरेस्ट यहाँ से बढ़ता है तो जो लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी ड्यूरेशन लंबी है, वहां पे गिरावट थोड़ी ज्यादा आएगी कंपेयर टू शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म डेट फंड्स। ठीक है। तो शॉर्ट टर्म डेट फंड में मैं उनको बोलूंगा अगर फिर भी नील को करना है तो डेट फंड में शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन का डेट फंड देखें,
L&T का शॉर्ट टर्म डेट फंड है, उसमें निवेश कर सकते हैं, IDBI का है, UTI का है, बट जहाँ पे ड्यूरेशन कम है, लेस देन 1 ईयर या लेस देन 2 ईयर की है, उन ड्यूरेशन फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर नील हमें सुन रहे हैं तो मैं चाहती हूं कि थोड़ी सी और डिटेलिंग दे दें ताकि हम उनको एक सटीक सलाह दें, लेकिन जहां तक डेट फंड्स की बात है, छोटी अवधि के डेट फंड्स में आपको अपना इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। पंकज जी, अगला सवाल आपके लिए है और लखनऊ से हीरा का ये सवाल है और पूछ रहे हैं कि SBI स्मॉल कैप फंड में 20 साल के लिए क्या ये निवेश कर सकते हैं, और इसके अलावा भी वो तमाम दर्शक जो कि इस कैटेगरी में इंटरेस्टेड रहते हैं, स्मॉल कैप को कितने समय के लिए पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए? स्मॉल कैप आपको लंबी अवधि, और फिर मैं लंबी अवधि की यहां बता दूं डेफिनेशन मेरे लिए स्मॉल कैप के हिसाब से 10 साल या उससे अधिक की होनी चाहिए जी। क्योंकि स्मॉल कैप में उतार चढ़ाव का जो जोखिम होता है वो और भी ज्यादा होता है लार्ज कैप और मिड कैप के मुकाबले में। तो ऐसे में 10 साल या उससे अधिक की अवधि के लिए आप निवेश कर रहे हैं, तभी आप स्मॉल कैप स्कीम्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। अदरवाइज फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप के सहारे आप स्मॉल कैप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जहां तक ये सवाल है कि 20 साल का नजरिया है, तो बिल्कुल आपको स्मॉल कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। SBI स्मॉल कैप की पास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अभी के हिसाब से भी जो पोर्टफोलियो है उसके हिसाब से उम्मीद कर सकता हूं कि आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन 20 साल के हिसाब से मैं नहीं कह सकता कि अगले 4 साल के बाद में कैसा होगा। तो अभी आप शुरुआत कीजिए, समय समय पर मॉनिटर कीजिए। अगर अगले 3-4 साल के बाद में जरूरत पड़ी तो आप किसी दूसरे स्मॉल कैप में भी स्विच कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल आपने सही चुनाव किया है, स्मॉल कैप कैटेगरी और उसके अंदर SBI स्मॉल कैप। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और बिहार से प्रकाश का सवाल मैं लूंगी और इनका सवाल लार्ज कैप्स को लेकर है। अब क्योंकि लार्ज कैप ऐसी कैटेगरी है जो हम कहते हैं कि आपको अगर शुरुआत करनी हो तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में एक शुरुआती फंड की तरह रख लें, लेकिन उसमें भी कौन सा बेस्ट लार्ज कैप है अचिन, और ये कैसे जाना जाए, पहचाना जाए? मेरे ख्याल से प्रकाश का सवाल यही है कि लार्ज कैप कैटेगरी में बेस्ट लार्ज कैप फंड कौन सा हो और कैसा हो। जी कविता जी, जैसे आपने बताया जो रिस्क है लार्ज कैप फंड में और कोई निवेश कर रहा है, तो लार्ज कैप फंड विद इन इक्विटी कंपैरेटिवली एक सेफ कैटेगरी है। कम रिस्क है, मैं सेफ तो नहीं बोलूंगा बट फिर भी कम रिस्क है। और अगर मेरे को सजेस्ट करना है तो मैं एक निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड और एक टाटा लार्ज कैप फंड को रिकमेंड करूंगा। हालांकि नाम लार्ज कैप फंड है बट इन फंड्स का भी निवेश थोड़े हद तक जो है आपका मिड कैप और स्मॉल कैप में रहता है। तो और इन दोनों के पीछे, चुनाव के पीछे वजह देखिए, सॉरी, इन दोनों फंड्स के पीछे पूछ रहे हैं कि क्यों मैं रिकमेंड बता रहा हूँ। जी। तो इनका जो परफॉर्मेंस है कविता, वो काफी अच्छा रहा है। और हम लार्ज कैप फंड्स में जब निवेश करते हैं तो हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि उनका कॉन्सेंट्रेशन रिस्क क्या है। क्या लार्ज कैप फंड ने कुछ 4-5 स्टॉक्स में 40-50% का निवेश किया हुआ है कि सपोज HDFC, ICICI, रिलायंस में मिला के फंड ने जो है 25-30% का निवेश कर दिया है, तो एक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क होता है पोर्टफोलियो का। वो हमें ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम किसी लार्ज कैप फंड में निवेश करते हैं, क्योंकि अगर एक भी स्टॉक में कुछ नेगेटिव न्यूज आती है तो आपका पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म करेगा। बिल्कुल। दूसरा एक रिस्क हमें देखना चाहिए सेक्टर एलोकेशन क्या। कि सपोज कभी कभी लार्ज कैप फंड परफॉर्म करते हैं क्योंकि उनका एलोकेशन एक पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज्यादा हो गया है और इसी वजह से उस पीरियड में उस सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो हम लोगों को ओवर अ लॉन्ग टर्म ऐसा देखना चाहिए जहाँ पे सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन आपका बहुत ज्यादा नहीं हो, और वो सेक्टर अगर हम डिफरेंट पीरियड्स की रिटर्न पे देखते हैं, जैसे 6 महीने, 1 साल, 5 साल, तो हमें आइडिया आ जाता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिनको हल्का सा वैल्यू देते हैं, कंपोनेंट वाइज, सेक्टर वाइज। कॉम्पोजिशन में थोड़ा डिफरेंस रहता है लार्ज कैप फंड में, सेक्टर एलोकेशन में डिफरेंस रहता है। तो हमें एक ऐसा फंड्स करने चाहिए जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। तो इसके लिए मैंने निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड और टाटा लार्ज कैप फंड सजेस्ट किए हैं प्रकाश जी को। ओके, लेकिन एक सवाल, मैं एक समय पर कितने सारे लार्ज कैप फंड्स पोर्टफोलियो में रखूं पंकज जी? देखिए, लार्ज कैप में क्योंकि 80% एलोकेशन मिनिमम आपको लार्ज कैप स्टॉक में करना होगा। हाँ। और 20% की चॉइस है कि आप मिड कैप, स्मॉल कैप कहां करना चाहते हैं। और जो लार्ज कैप है उसमें भी कंडीशन ये है कि टॉप 100 कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन जो हैं उन्हीं को आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो दायरा बहुत छोटा है। तो यहां पर एक तो इंडेक्स फंड में आप कर सकते हैं निवेश, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जैसे मार्केट परफॉर्म करेगा उस हिसाब से रिटर्न मिलेंगे। और दूसरा ये है
कि साथ में आप एक एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप को भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे फंड ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली आपको यहां पर ओवरलैपिंग होगी। आप 2 फंड जैसे मैंने बताया, एक आप निफ्टी 50 को ट्रैक करने वाला निफ्टी 50 इंडेक्स फंड कर लें तो वो लार्ज कैप फंड हो गया, और साथ में एक आप एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड को इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए, आखिरी सवाल पंकज जी आपके लिए ही है, और स्वीकार हमारे दर्शक हैं, उनका ये सवाल है कि रोबो फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसका आजकल काफ़ी बोलबाला है और ये एक नई टर्म है जो मेरे ख्याल से लोग सुन रहे हैं। वैसे तो इसका चलन ग्लोबली बहुत ज़्यादा है, लेकिन भारत में क्योंकि ये चीज़ अभी शुरू ही हुई है तो बहुत सारे सवाल हैं लोगों के जहन में। क्या होती है रोबो फाइनेंशियल प्लानिंग? देखिए, रोबो का मतलब है कि ऑटोमेटिकली आपके बिहाफ पर ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है वहां पर, और कोई मशीन काम कर रही है। हाँ। तो रोबो फाइनेंशियल प्लानिंग में बेसिकली कंप्यूटर जनरेटेड फाइनेंशियल प्लानिंग है, जहां पर इनपुट आप दे रहे हैं और आपके इनपुट के आधार पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर या एल्गोरिदम के आधार पर आपका प्लान बन रहा है कि जो भी आपने बताया कि भाई मुझे कब गोल अचीव करना है, कैसा मेरा रिस्क एपेटाइट है, क्या इन्वेस्टमेंट का होराइजन है, कितने समय के बाद में गोल अचीव करना है, उन सब बातों के आधार पर आपके रिस्क एपेटाइट को समझते हुए मशीन आपके लिए प्लान बना के देगी, कंप्यूटर आपके लिए प्लान बना के देगा। तो ये एक तरह से ये रोबो एडवाइजरी या रोबो फाइनेंशियल प्लानिंग होगी, जहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम या जीरो होगा और मशीन अपने आप आपके इनपुट के आधार पर आपको गाइड करेगी। बिल्कुल, तो मेरे पास एक बेसिक खाका तो अच्छा ना जाएगा रोबो फाइनेंशियल प्लानिंग करवा के, लेकिन इसके भी कुछ डूज एंड डोंट्स होते होंगे ना। जैसे कि हम अक्सर सलाह देते हैं कि जब भी आप किसी फाइनेंशियल प्लानर को चुने तो ये क्राइटेरिया होता है। उसी तरह क्या रोबो फाइनेंशियल प्लानिंग का प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करने से पहले भी क्या हमें कुछ क्राइटेरिया दिमाग में रखने चाहिए? कविता जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और बड़ा ग्रे एरिया है। जैसे हाँ। मैं आपको बताता हूँ कि रोबो फाइनेंशियल प्लानिंग हाँ। आज के टाइम में जो रोबो है, हाँ। क्या वो इक्विटी को एडवाइस करेगा ज्यादा? क्या जो मॉडल है हाँ। उसके हिसाब से मार्केट एक्सपेंसिव है या नहीं एक्सपेंसिव, वो एक लेमैन को नहीं पता। बिल्कुल। तो अगर हम एल्गोरिथम बिठाते हैं तो क्योंकि कुछ होते हैं जो मार्केट को कंसिडरेशन में लेते हैं, बोलते हैं प्राइस इज द किंग। तो हो सकता है कि रोबो प्लानिंग जो भी आपको इन्वेस्टमेंट्स देगा वो सारी इक्विटी ओरिएंटेड देगा, क्योंकि वो मुझे नहीं पता एज अ लेमैन या जो भी रोबो प्लेटफॉर्म है, क्या उसने प्राइस वैल्यूएशन का मॉडल डाला हुआ है जिसमें वो निवेशक को बोलेगा कि आप डायनामिक में आओ या इक्विटी में जाओ। तो हमें बहुत जरूरी है समझना कि जो भी हम रोबो प्लेटफॉर्म या जो भी हम ले रहे हैं, हम समझें कि उसके पीछे जो मॉडल्स हैं वो किस चीज पे हैं। क्या वो फंडामेंटल बेस पे हैं, क्या वो इकोनॉमेट्रिक मॉडल है, या वो टेक्निकल मॉडल है, या क्वांट मॉडल है। बहुत तरह के मॉडल होते हैं और आज की डेट में हम सब्जेक्टिवली बता सकते हैं कि मार्केट ऊपर है, ह्यूमन माइंड बता सकता है, बट मॉडल अगर मैं कंटिन्यूअसली ट्वीक नहीं कर रहा हूं और सेम मॉडल मेरा 3 साल से चला आ रहा है, तो क्या वो मार्केट को एडजस्ट कर रहा है, मार्केट कंडीशंस को, जहां पे एआई आता है। तो एक होता है एल्गोरिथम बेस्ड मॉडल और एक होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉडल, कि वो अपने आप को इकोनॉमी के हिसाब से या वैल्यूएशन के हिसाब से कहीं ना कहीं एडजस्ट करता है और ये बताता है कि इस समय आपका इक्विटी में एलोकेशन ज्यादा होना चाहिए, डेट में होना चाहिए। ऑब्वियसली टाइम होराइजन और आपके गोल्स को तो ध्यान में रखा ही जाएगा। तो ये बहुत बड़ा ग्रे एरिया है। हम लोग मार्केट कर रहे हैं रोबो, बट उसके पीछे क्या एल्गोरिथम है, अगर बिना समझे हम कर रहे हैं तो दिक्कत का काम है। मतलब मुझे नहीं लगता कि, मतलब इट्स लाइक गेटिंग इनटू अ ब्लैक बॉक्स दैट यू डोंट नो। बिल्कुल, जो चीज़ आपको पता नहीं होती वो तो वैसे भी आपको नहीं करनी चाहिए। जैसे कि अक्सर हम आपको सलाह भी देते रहते हैं कि जिस निवेश विकल्प के बारे में आपको जानकारी ना हो उसमें आप पैसे अपने ना फंसाएं, अपने हाथ ना जलाएं। और बाकी जहाँ तक फाइनेंशियल प्लानिंग की उसकी समझ की बात है, मनी मंत्रा पे अपने सवाल भेजते रहिए, हम तो आपकी सेवा में हाजिर हैं ही। इसी के साथ मेरे ख्याल से आज के शो में इतना ही। दोनों ही मेरे मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोगों ने समय निकाला और तमाम बारीकियों पर बारीकी से नजर रखी और दर्शकों को समझाया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मनी मंत्रा में मुझे भी इजाजत दें, लेकिन याद रखिए कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग हम इस शो में करते हैं। अपने सवाल हमारे ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब हैंडल पर डालिए और अपने नाम के साथ, और हम एक एक करके आपके सवाल शो में शामिल करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।